हाँ हाँ सर जी, कर दो जी, कर दो। तो सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स, अ रजिस्टर्ड सप्लायर इन हरियाणा, ठीक है, इज एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स विद इन द स्टेट। हरियाणा में है, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करते हैं। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ टर्नओवर and applicable GST rate of the final product manufactured by super engineering works, as also the ITC availed on inputs used in the manufacture। कह रहा कि आउटपुट इनपुट की हमने जानकारी दे रखी है। हरियाणा के एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं ये, एंड क्या जानकारी है? प्रोडक्ट बनता है ABC, जिसका टर्नओवर है 5 लाख, 3.5 लाख और 1 लाख रुपए का, एंड इस पर आउटपुट जीएसटी रेट बनते हैं 5-5-18 और आईटीसी करस्पॉन्डिंगली 54-54-10, और आईटीसी के जो रेट थे या इनपुट टैक्स के जो रेट थे वो कुछ ऐसे हैं 18%, 18% और 18%। तो ये हो गया जी आपका इनपुट का रेट, यहां पर आ जाते हैं तीनों, और ये है आउटपुट का रेट। तो मुझे बताइए, क्या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि जहां पर इनपुट का जो जीएसटी रेट है वो ज्यादा है और ये कम हो? कोई एक भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है? हाँ सर, ऐसी सिचुएशन आ रही है। किस किस के संबंध में? एक तो ए के संबंध में आ रही है और एक बी के संबंध में आ रही है, दो के संबंध में, क्योंकि यहां पर रेट 18% है और यहां रेट आ रहा है आपका 5% का आ रहा है। तो ये इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर का मामला बन जाता है। आगे पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Determine the maximum amount of refund of the unutilized ITC that super engineering works is eligible to claim under section 54(3) second। इसमें वही अपना ITRS का जो रिफंड मिलता है ITC का, तो of the CGST Act provided that product B is notified as a product in respect of which refund of unutilized नहीं मिलेगा। जो प्रोडक्ट B है उन्होंने को नोटिफाई कर रखा कि भाई साहब इसे तो भूल ही जाओ, इसके संबंध में हम आपको भले ही ITSR क्यों ना हो लेकिन ये नेगेटिव लिस्टेड आइटम है, ऐसी पावर इनको होती है 89(5) के अंदर, तो इसका तो भूल जाओ, इसका तो नहीं मिलने वाला। तो जो ITSR चक्कर में रह गया वो सिर्फ आपका ये वाला रह गया, ITSR चक्कर में आपका ये वाला रह जाता है, और इसमें लास्ट वाले में ITSR का चक्कर वैसे नहीं है, तो एक रह गया, ए आ गया सिर्फ। तो यहां पर आकर हमें क्या बात करके चलनी है मालिक? अब देखिए, पहले आप फॉर्मूला चुपचाप से लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या बोलता है? वो बोलता भाई साहब आपके पास में जो भी टोटल आईटीसी है, किसका? इनपुट का या इनपुट सर्विसेज का? कह रहे हैं इनपुट का। उसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा जो भी आपका टर्नओवर आ रहा है ITSR वाला, और डिवाइड कर दीजिएगा आप टोटल एडजस्टेड टर्नओवर जो है उससे कर दीजिए। तो ऐसे करके आपका जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आएगा? ये आ जाएगा मालिक यहाँ पर ITC। कौन सा ITC? ITSR वाला ITC निकल के आ जाएगा, और इसमें से आप अपना आउटपुट टैक्स जो बनता है उसे यहां से घटाने के बाद ये अमाउंट आपका मैक्सिमम रिफंड का निकल कर आ जाएगा। ऐसे करके बात यहां पे करके चलनी है। तो आपका जो टोटल इनपुट टैक्स जो बनता था वो कितना बनता था जी? सर 54, 54 और 10, तो 1 लाख, तो ये हो गया जी 128, 1,28,000 आपका ये यहां पर बन जाता है। जो ITSR वाला चक्कर है उसमें टर्नओवर कितना बनता है? सर उसका टर्नओवर सिर्फ 5 लाख रुपए का यहां दिख रहा है। अगर मान लीजिए बी आपका अदरवाइज कैटेगरी में ना आ रहा होता तो मैं बी को भी यहां पर शामिल कर लेता, और फिर ITSR टर्नओवर में ए और बी दोनों आ रहे होते, लेकिन बी के लिए स्पेशली मना कर दिया गया है। तो मैं 5 लाख को इसको ऊपर रख के चलूंगा, तो इनटू कर दूंगा 5 लाख, और डिवाइड बाई कितना करना है जी मुझे? डिवाइड बाई टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना बनता है? 5 और 1 8, 8.5, 9.5, 9.5 मेरा यहां पर आकर ये बन जाता है। ऐसे करके यहां पर ये बात अपनी हो जाती है। ठीक है जी, तो ये निकल के आया। तो 1,28,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 9.5, राइट? यस सर। तो ये अपना निकल के आएगा क्या? ITC निकल के आएगा। हाउ मच इज दिस? सर 1,28,000 और इनटू हो गया जी 5 और डिवाइड बाई 9.5, इट विल कम्स टू 6,7 कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे, ध्यान रखना, 6,7,638,
और आउटपुट जीएसटी कितना बनता है उसके संबंध में? सर आउटपुट जीएसटी देखो ये वाले का केस था ना, तो 54 था ये आउटपुट जीएसटी। इनपुट क्रेडिट ये हो गए, ये टर्नओवर है आपका, है ना, और टर्नओवर 5 लाख का था, और 5 लाख पे आपका 5% कितना बनता है? तो ये आ गया जी 5 लाख रुपए का आपका 5% कितना बनता है? इट विल कम्स टू 25,000। तो इसमें से मैं 25,000 अपने माइनस कर दूंगा। कितना आएगा जी? 67338 माइनस 25,000, यह आएगा आपका 42,338। 42,338 नहीं, कहीं कुछ गलती कर दी क्या हमने? टर्नओवर ये दे रखा है, ठीक है, और ये यहां पर आ रहा है नेट आईटीसी, और ये आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है, और 1,18,000 का ये आ गया, ठीक है, और 9,50,000 का ये आ गया, ठीक है, और 5 लाख ये आ गया। फॉर्मूला 1,18,000 इंटू 5 सही तो है? तो हमने गलती कहाँ करी? ये तो ठीक तो किया हमने भी, एक 28 कर दिया क्या हमने? ये ओह या सॉरी, 1,18 1,28 नहीं 1,18, ये 1,18,000 सॉरी 1,18,000 इंटू इतना 1,18,000 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 9.5 62,105 62,105 माइनस 25,000 माइनस 25,000 37,105, यह आ जाएगा आपका 37,105 37,105, ये आपका निकल कर यहाँ आ जाता है। ठीक सर जी। उसके बाद में आसान क्वेश्चन था, कोई भारी नहीं था। अगले पॉइंट पे आइएगा। कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड supplies various goods in domestic and international market. Okay, it engaged in both manufacturing and trading of goods. Manufacturing और trading दोनों के अंदर इनका इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। The company is registered under GST in the state of कर्नाटका। कर्नाटका में कंपनी रजिस्टर्ड है, और ठीक है जी। द कंपनी एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के थ्रू ये कर रही है। तो मतलब ये जो क्वेश्चन आ रहा है आपका, ये जीरो रेटेड पर आपका बेस्ड है, ठीक है ना, जीरो रेटेड पर बेस्ड है। प्रोविजंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16(3)(a), आईजीएसटी का जो सेक्शन 16 है उसमें जीरो रेटेड का मतलब बताया जाता है, और जो दोनों ऑप्शंस होते हैं आपके आउटपुट में एक्सपोर्ट करने के, वो ऑप्शंस आपके वहीं पर बताए जाते हैं सेक्शन 16 के अंदर, कि आप अंडर बॉन्ड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो और अंडर आप ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी भी कर सकते हो। द कंपनी हैज मेड द फॉलोइंग सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। क्या क्या किया? ये कह रहे एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए किया है, ठीक है जी। अच्छा पहले पूछ कर आइए, ये पूछेगा आपसे डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल। तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप एवं ही वेग तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते चले जाओगे तो क्वेश्चन कठिन लगेगा। पहले एक काम करो, ठंडे दिमाग से जो पूछा गया है उसका फॉर्मूला अपने सामने लिख लो। कि वो पूछ रहा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आईटीसी है वो यहां पर आपको रिफंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आईटीसी जो रिफंड है वो आपको यहां पे बताना है, ठीक है जी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरा नेट आईटीसी है उसे मुझे लेना है, मल्टीप्लाइड बाई करनी है मुझे जो मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर है, बॉन्ड वाला, गुड्स का हो या सर्विस का हो, और बॉन्ड या एलयूटी, और उसके बाद में जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो मेरा आ जाता है। नेट आईटीसी के अंदर मुझे किस बात का ध्यान रखना है कि मैं यहां पर इनपुट की बात कर सकता हूं, इनपुट सर्विस की बात कर सकता हूं, लेकिन अगर कोई डीम्ड आईटीसी संबंधी वाली बात है तो मैं उसको यहां पर इग्नोर करके चलता हूं। ऐसे ही एक्सपोर्ट टर्नओवर में मुझे गुड्स का चाहिए होता है, और उसमें 1.5 की कंडीशन भी मुझे देखनी होगी, और सर्विसेज के लिए इस रेलिवेंट पीरियड में जो भी मेरे पास पेमेंट्स आए हैं वो उसमें से फ्यूचर का एडवांस घटा दूंगा, और जो पास्ट का एडवांस
मिला था और अब सर्विस दे दिए, तो उसको मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। और एडजस्टेड टोटल टर्नओवर जो है इसमें बाकी अदर टर्नओवर को भी जोड़ दूंगा, लेकिन मैं इसमें से एक्सक्लूड करके चलूंगा हमारी जो एग्जेम्प्टेड सप्लाईज होती हैं और जो डीम्ड एक्सपोर्ट वाली होती हैं उनको हम यहां पर एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो एक्सक्लूजन में एक तो ये आ गई और एक आ गई आपकी जो डीम्ड एक्सपोर्ट वाली हैं उनको यहां से एग्जेम्प्ट करते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट वाला तब एक्सक्लूड किया जाता है जब सप्लायर ने बेनिफिट क्लेम किया हो। कई बार मैंने इस बात को फोकस किया है, डीम्ड एक्सपोर्ट में रेसिपिएंट भी क्रेडिट ले सकता है, सप्लायर भी रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है, रिफंड ले सकता है, या फिर सप्लायर रिफंड क्लेम कर सकता है। तो जब सप्लायर रिफंड क्लेम कर लिया उसने अपने इसके ऊपर, क्योंकि हम सप्लायर के ही तो बैठे हैं, अगर सप्लायर ने रिफंड क्लेम कर लिया है तो डीम्ड एक्सपोर्ट वाली टर्नओवर और उसके करस्पॉन्डिंग आईटीसी को इस पर्पस के लिए हम इग्नोर करके चलेंगे। ओके जी, तो ये तो लिया जाएगा, लेकिन जो हमारा डीम्ड एक्सपोर्ट से संबंधित जो आईटीसी है उसे एक्सक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सक्लूड तब करेंगे जब सप्लायर ने इसका बेनिफिट लिया हो, ठीक सर। तो यहां बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए टू यूके डॉलर इतना, असेसेबल वैल्यू अंडर कस्टम्स इन इंडियन रुपीज 7 लाख रुपए की उसकी वैल्यू थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेवीड ऑन प्रोडक्ट ए एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। हे भगवान, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लग रही है तो ये राहु केतु के चक्कर में फंस जाएगा। वर्किंग नोट दीजिएगा, सिंस एक्सपोर्ट ड्यूटी इज लेविएबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, दैट्स व्हाई रिफंड इसका अलाउ नहीं किया जाएगा। सॉरी, तो यहां लग गया एक बड़ा सा काटा। अच्छा जी, उसके बाद में आगे बोलते हैं डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी। अच्छा, टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग 5% टैक्स, ठीक है। इनपुट यूज्ड, चलो मुझे इनपुट ही चाहिए होता है वैसे, ये 89.5 ITRS की तरफ मूव करने वाला है ये, और वहां पर इनपुट ही चाहिए होता है। इनपुट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सच गुड्स आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ लो। इनपुट पर रेट 18% और आउटपुट पर है जी 5%, तो बन गया आपका ITRS ITRS का फंडा यहां पर मालिक बन जाता है, ठीक सर जी। और इसमें आगे बोलते हैं नॉट नोटिफाइड एज ए प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड। वो कह रहा है कि ये नोटिफाइड नहीं है, मतलब ये ब्लैक लिस्टेड प्रोडक्ट नहीं है, कह रहा मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा, तो फॉर्मूला फटाफट पहले रिकॉल करो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले के अंदर बात करता है कि आईटीसी आपको चाहिए होता है सिर्फ और सिर्फ इनपुट का, ना इनपुट सर्विस का, ना कैपिटल गुड्स का, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको आईटीसी चाहिए इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर से संबंधित। इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? इसका फॉर्मूला है कि जो भी आपका टोटल आईटीसी है मल्टीप्लाइड बाई टर्नओवर ऑफ आईटीआरएस डिवाइड बाई एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर वैसे निकालते हैं जैसे 89.4 में निकाला जाता है, और जो भी निकल के आए उसमें से आउटपुट जीएसटी आप माइनस कर दीजिएगा, ठीक है जी। वैसे इस केस में हमारा आउटपुट जीएसटी क्या बनेगा? सर आउटपुट जीएसटी जो बनेगा ना इसमें, तो ये 10 लाख की वैल्यू का था 5% से, तो 10 लाख का जब मैं 5% निकालता हूं तो ये मेरा 50,000 रुपये निकल कर आ जाता है, ठीक साहब, 50,000 रुपये जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये आ गया आपका डीम्ड एक्सपोर्ट। सर हमें तो पता है कि डीम्ड एक्सपोर्ट को हमें एक्सक्लूड करना होता है, लेकिन आप एक बात भूल गए कि डीम्ड एक्सपोर्ट को तब एक्सक्लूड करते हैं जब सप्लायर बेनिफिट ले रिया हो। पढ़ो ध्यान से, सप्लाई ऑफ गुड्स टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड बाय द रेसिपिएंट। कलेशी खत्म कर दिया, बेनिफिट रेसिपिएंट लेगा और वो भी आईटीसी क्लेम कर रहा है, तो रिफंड का चक्कर ही नहीं पड़ रहा भाई साहब यहां पे आके। तो जब रेसिपिएंट बेनिफिट ले रहा तो मेरे लिए किसी प्रकार का कोई एक्सक्लूजन से वास्ता नहीं है इसका, मतलब जो भी मेरे हर पर्पस के लिए शामिल रहेगा मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरे लिए तो एक नॉर्मल सप्लाई होगी बेसिकली। अगर मैंने उसको सप्लाई की, उसने आईटी से ले लिया, दैट्स इट। तो यहाँ कोई रिफंड का कोई चक्कर नहीं पड़ा, ना कोई और बवाल पड़े, ना मुझे कोई रिफंड मिल रहा। तो एक नॉर्मल नेचुरल सप्लाई होगी मेरे लिए, तो ये बिल्कुल एज इट इज। ओके सर, आगे है
एक्सपोर्ट, क्योंकि जब रेसिपिएंट उसका क्रेडिट ले रहा, रिफंड ले रहा, तो भाई साहब मेरे लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, मेरे तो नेचुरल सप्लाई है। हाँ, अगर मैं रिफंड ले रहा हूं तो मेरे लिए कुछ मामला खास हो जाता है, मैंने उसका रिफंड क्लेम किया, मैंने उसके आईटीसी जो के रेस्पेक्ट जो तमाम प्रकार के बेनिफिट बनते थे वो मैंने क्लेम करे भाई साहब, तो फिर उसको हम एक्सक्लूड करके चलते हैं। तो इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं किया जाएगा, ये अपना शामिल यहां पे करवाया जाएगा। ठीक है सर जी, ओके सर। एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड, हाय एक्सपोर्ट किया है एग्जेम्प्ट सप्लाई को। जब एग्जेम्प्ट सप्लाई का एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसे हम जीरो रेटेड मान के चलते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जो होता है सर्विस का वो जीरो रेटेड है। अब एक्सपोर्ट चाहे टैक्सेबल का करो या एग्जेम्प्ट का करो, रहेगी तो आपकी वो जीरो रेटेड, करस्पॉन्डिंग आईटीसी आपको अलाउड रहता है। ठीक है जी, तो ये हमारी बात हो जाती है। यहां बोलते हैं पर्टिकुलर्स ऑन इनपुट्स, आईटीसी की बात कर रहे हैं। इनपुट के ऊपर आईटीसी बनता था आपका 3.5 लाख रुपए का। ऑन इनपुट्स इंक्लूडिंग 50,000 ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, 50,000 का वो भी शामिल है जो आपने एग्जेम्प्ट वाली जो सप्लाई थी उनका जो एक्सपोर्ट कर दिया था, उनके संबंध में 50,000 का बनता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, क्योंकि जो एग्जेम्प्ट, अगर ये एग्जेम्प्ट को एक्सपोर्ट ना करता तो एग्जेम्प्ट रहती और करस्पॉन्डिंग आईटीसी ना मिलता, लेकिन एग्जेम्प्ट को एक्सपोर्ट कर दिया तो अब वो आपकी जीरो रेटेड बन जाएगी और करस्पॉन्डिंग आईटीसी उसमें आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है मालिक। कैपिटल गुड्स, भाई साहब बात ही भूल जाओ बिल्कुल, क्योंकि यहां पर जो बात चल रही है, जिस प्रकार की चर्चा की जा रही है वो 89, इसमें तो 5 की बात आ गई और कुछ 4 की बात भी, दोनों भी हैं। तो कैपिटल गुड्स की बात तो ना 89 4 में होती है ना 5 में होती है, तो इसे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड काटा मार ही दीजिएगा। पूछ क्या रहा है, डिटरमिन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल टू ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फॉर गिवन टैक्स पीरियड। तो यहां पर आकर मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे बच्चा, मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, कि एक तो है आपका ये नेट आईटीसी हो गया, और ये आपका ये फॉर्मूला यहां पर निकलकर आ जाता है। जीरो रेट के संबंध में हम लोग बात करके चलते हैं, और ये फॉर्मूला है आपका 89.4 के अंदर ये फॉर्मूला आपका यहां पर काम करता है। ठीक है जी, तो यहां 89.4 और 89.5 दोनों के बारे में पूछा गया है कि वहां पर रिफंड कितना बनेगा, क्योंकि जीरो रेट सप्लाई भी हो रही है और साथ में आपकी यहां पर की जा रही है आईटीएसआर वाली सप्लाई भी की जा रही है। तो जोन सा आप पहले करना चाहो आप कर सकते हो। तो सर पहले देखते हैं, चलो हम एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए 89.4 पर्पस के लिए मुझे बताइए नेट आईटीसी क्या है। पहले लॉ रिकॉल कर लें फिर से। नेट आईटीसी का मतलब इनपुट का और इनपुट सर्विस दोनों का चलेगा, और कैपिटल गुड्स का नहीं चलेगा, और उसमें से जो हटाना है वो क्या, डीम्ड वाले का। लेकिन क्या इसमें डीम्ड वाले का हटाने की जरूरत है? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि यहां पर जो रेसिपिएंट है उसने बेनिफिट लिया है, तो ये डीम्ड वाली सप्लाई मेरे लिए नॉर्मल सप्लाई है। तो मेरे लिए इनपुट का बनता था 3 लाख लेके चलूं या 350 लेके चलूं? सर क्या फर्क पड़ता, पूरा का पूरा 350 आएगा ना टोटल आईटीसी के अंदर, तो 350 तो मेरा एक ये आ जाएगा, तो 350 तो मेरा भाई साहब ये आ गया जी, है ना। और तो 50,000 तो ठीक है, अलाउड, क्या दिक्कत है। और दूसरा था इनपुट सर्विसेज पे था 2 लाख रुपए का था टोटल, लेकिन इसमें से 18,000 आउटडोर केटरिंग से संबंधित था। सॉरी, आउटडोर केटरिंग सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 के अंदर ये जो केटरिंग वेटरिंग होती हैं, इनका जो क्रेडिट है वो जैसे को तैसा उसको मिलता, बाकी किसी को नहीं मिलता है ना। अगर रेस्टोरेंट वाला है खुद वैसे ही सर्विस दे रहा है, आउटडोर केटरिंग की सर्विस दे रहा है, तो बेनिफिट मिलेगा, आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। तो 2 लाख का पूरा था, लेकिन इसमें से 18,000 से हटा दीजिए तो आपका ये नेट रह जाता है 182 का। तो 3,50,000 ये और 1,82,000 ये। वो जो टेबल दिए मैंने 89.4 और 89.5 की कंपैरिजन टेबल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल भाई साहब, कि किसमें इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहां पर इनपुट सर्विस दोनों की बात की जाती है। तो 3,50,000 प्लस 1,82,000 इट विल कम्स टू 532। तो ये आ जाता है आपका 532 की हम यहां पर मालिक बात कर सकते हैं। सर आगे कैसे किया जाएगा, चलो आगे भी करते हैं। उसके बाद जो अपना ये एक्सपोर्ट टर्नओवर है, अब ये कितना निकल के आ रहा है जी। एक्सपोर्ट टर्नओवर अंडर बॉन्ड आपको देखना आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक्सपोर्ट टर्नओवर अंडर बॉन्ड जिसके संबंध में आपको रिफंड मिलने वाला है,
सर जी देखो 10 लाख तो ये हो गया जी आपका, नहीं ये एक्सपोर्ट नहीं था आपका, नहीं 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 नहीं, तो ये आ गया जी आपका एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ये आपका जो जीरो रेट है 6 लाख आपका ये यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो 6 लाख आप ये पकड़ के चलेंगे, तो 6 लाख आ गया आपका यहाँ पर ऐसे करके। और उसके बाद में फिर है आपका एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में एग्जेम्प्टेड को छोड़ देते हैं और डीम्ड को छोड़ देते हैं, बाकी सब ले लेते हैं। तो बाकी सब के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सब के मतलब बाकी सब। तो फिर तो सब में तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें सप्लायर ने बेनिफिट क्लेम नहीं किया है, ये भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे जी। 10 ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और 7 ये टोटल में तो टोटल आ ही जाएगा भाई सब सारा का सारा। तो 17 लाख ये हो गया, 17 और 1 18, 28 लाख रुपए आपका ये हो जाता है। तो 28 लाख ये यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो 5,32,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 28, इट विल कम्स टू 114,000, 1,14,000 रुपए का 89.4 के मुताबिक आपको यहां रिफंड दे दिया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। अब बात करते हैं 89.5 के अंदर। तो वहां पर देखिए आपको जो नेट आईटीसी यहां पे पकड़ना है, तो वो बाबूजी आपको सिर्फ और सिर्फ इनपुट का ही पकड़ना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई करेंगे आप उसमें टर्नओवर किसका, ITRS का, वो वाला टर्नओवर, डिवाइड बाई एडजस्टेड जो भी टोटल टर्नओवर है वो आ जाएगा। मजे की बात ये कि एडजस्टेड टोटल टर्नओवर तो मैं आपको अभी बता सकता हूं कि ये वैसे ही निकलता है जैसे 89.4 में निकलता है। तो ये तो आपका 28 लाख आना ही आना है। अब जो इनपुट वाला आपका क्रेडिट है उसका देख लेते हैं कितना है, क्योंकि कैपिटल गुड्स से तो वैसे मतलब नहीं होता, इनपुट सर्विस की भी यहाँ पे चर्चा नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ इनपुट की बात होती है। और इनपुट का था 3.5 लाख रुपए का। क्या इस बात से कुछ फर्क पड़ेगा कि 50,000 वो वाला था जो एग्जेम्प्ट सप्लाई जिनको एक्सपोर्ट किया गया था, जो जीरो रेट बन गई, क्या फर्क पड़ता है? इनपुट मतलब इनपुट का टोटल अपना इतना बनता है जी। तो इसमें बनता था टोटल आपका 3,50,000 रुपए का आपका ये बनता है। अब देखना है टर्नओवर जो था आपका वो आईटीएसआर के अंदर कितने का बन रहा था। तो आईटीएसआर के अंदर जो टर्नओवर दिख रहा था मालिक आपको, वो था जी आपका यहां पर 10 लाख रुपए का टर्नओवर। डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग टैक्स, ये आपका 18 लाख रुपए का यहां पर बन रहा था। तो मैंने इसमें कर दिया यहां पर इंटू 18 लाख ऐसे कर दिया। तो 3,50,000 इंटू सॉरी 10 था नहीं, 18 का 10 था। 3,50,000 इंटू 10 ये आ गया जी 35 लाख, और डिवाइडेड बाई 28 ये आ जाता है आपका 1,25,000। तो ये आ गया, ठीक है। पर भूल ना जाना ये तो सिर्फ आईटीसी निकला है, अभी इसमें से आपने आउटपुट टैक्स भी तो घटाना है, क्योंकि ये तो आपका आईटीएसआर सिस्टम से संबंधित रेलिवेंट आईटीसी था। अब इसमें से आप पे कर दोगे आउटपुट टैक्स, वहां इस्तेमाल हो जाएगा। आउटपुट टैक्स क्या बनता था, वो आपका 50,000 यहां पे बनता था। तो 50,000 आईटीएसआर का आउटपुट टैक्स 50,000 ये भर दोगे तो 1,25 में से 50,000 ये निकल जाएगा। तो 75,000 आपका यहां पर बच जाता है, जो कि आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड की बात करके चलता है। मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, प्यारा क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्मूले की प्रैक्टिस ये करवा जाता है। फॉर्मूले ये ध्यान में रखना है कि कौन सा इनपुट लगेगा, कहां इनपुट सर्विस की बात की जानी है, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर दोनों में सेम होता है, वो सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। दोनों फॉर्मूले इकट्ठे यहां पर लेने पड़ते हैं। तो ऐसे करके एक का आ गया आपका 75,000 और एक का आ गया मालिक आपका ये 1,14,000 रुपए, ऐसे करके बात हो जाती है। आगे एक और बात आती है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। Y Limited provides the following details of September 2018 for computation of refund claim under Rule 89(4) of the CGST Rules 2017. Compute the eligible claim under the said rule assuming that other conditions are fulfilled. ठीक है जी, 89(4) में आपसे बात करवा रहा है। तो फॉर्मूला तो याद है, अभी हम पढ़ के आए हैं फॉर्मूला। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, पहली बात तो ऐसे की तैसी है कि मुझे ओपनिंग बैलेंस से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम बात करते हैं यहां पर
रेलिवेंट पीरियड की। तो मुझे जो भी डेटा लेना होता है वो मेरा रेलिवेंट पीरियड का ही डेटा लेना होता है। मोरओवर जब मैंने आपके लिए एलएमएस से बना रखा है मालिक, तो यहां पर आप देखिए मैंने क्लियर कट लिखा हुआ, जहां पर भी फॉर्मूलेज की बात की गई है ना, उस फॉर्मूले में साफ तौर पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई साहब हम जो भी बात कर रहे हैं हम रेलिवेंट पीरियड की ही बात कर रहे हैं। ये देखिए ये जितना भी डेटा आपका लिया जाता है इट्स डेटा ऑफ रेलिवेंट पीरियड which may be 1 month, 2 month, 3 month. That is, if any opening balance of ITC etc. that shall be ignored. मतलब हमें ITC भी लेना है तो वो इसी रेलिवेंट पीरियड के अंदर जो बुक किया गया है मुझे वो वाला ITC लेना। पुराना चला आ रहा है ITC, उससे क्या मतलब भाई साहब? उससे कोई मतलब नहीं है। रेलिवेंट पीरियड के अंदर, रेलिवेंट पीरियड वो जिसके लिए आप रिफंड क्लेम डाल रहे हो, उसमें कितना ITC बुक किया, कितना टर्नओवर था, वो सारी बातें आपको यहां पर करनी होती हैं जी। ठीक है, तो आप आ जाओ जरा यहां पर मालिक, और यहां पर आकर हमने क्या बोला है, तो जब हम यहां पर आते हैं ना तो कहां आ गए हम, हमें तो यहां आना था। जब यहां पर आते हैं तो पहली बात तो मुझे इस ओपनिंग से कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं है जी। ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच इंक्लूड्स द क्लेम फॉर रिफंड मेड ऑफ ₹5 लाख एलिजिबल अंडर सेक्शन अंडर रूल 89(4)(a)(4)(b। ये डीम्ड एक्सपोर्ट की बात आपसे कर रहा है, ये डीम्ड वाली बात कर रहा है। ठीक है जी। जीरो रेटेड सप्लाईज ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ GST बॉन्ड एल्यूटी में विच इंक्लूड्स, जिसके अंदर क्या शामिल है, सप्लाई ऑफ ₹100 lakh फॉर विच रिफंड इज क्लेम इज मेड अंडर इतना इतना। मतलब इसी बंदे ने रिफंड क्लेम किया है और इस 600 लाख के अंदर 6 करोड़ के अंदर जो है आपका 1 करोड़ वो वाला शामिल है जो डीम्ड एक्सपोर्ट के संबंध में है, तो उसे तो मैं ऑलवेज अपना एक्सक्लूड करके ही चलता हूं। तो यहां से मेरा जो 100 लाख है उसे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और मेरी नेट फिगर यहां पर ये 500 लाख रुपए की आ जाती है। अच्छा जी। सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कि जो अदर सप्लाई आपकी है, अदर्स में जो आता है वो आपकी 300 लाख रुपए की यहां पर आ जाती है, अदर टर्नओवर इतने का आ जाता है। तो अब मुझे यहां पे क्या करके चलना पड़ेगा मालिक, तो ये बोलता था ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच इंक्लूड्स अ क्लेम ऑफ रिफंड ऑफ ₹5 लाख एलिजिबल। तो 5 लाख का ITC इसमें से डीम्ड वाला शामिल था, तो 5 लाख का ITC वो माइनस कर दूंगा तो ये फिगर मेरी बचेगी इतनी। तो नेट ITC के अंदर डीम्ड वाले को हटा देते हैं, सो हटा दिया हमने, ऑब्वियस सी बात है, 20 रह गया। और जो मेरा टर्नओवर होता है, जब टोटल टर्नओवर हम निकालते हैं तो उसमें हम अपना डीम्ड वाले का टर्नओवर भी हटा देते हैं। तो मेरा ITC कितना है यहां पर, सर ITC मेरा 20 लाख लिया जाएगा। ओपनिंग से मुझे मतलब नहीं, मुझे रेलिवेंट पीरियड का चाहिए होता है। ये मेरा 20 लाख आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई करूंगा एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर मतलब जो मेरा बॉन्ड में किया गया है, जो मेरा जीरो रेटेड है, वो कितना है सर जी, वो है भाई साहब यहां पर आपका 500 लाख वो निकल कर आ रहा है। अदर टर्नओवर कितना है, अदर आपका 300 का है जी, तो ठीक है 500 वो और 300 ये, 800 मेरा लाख यहां पे निकल के आ जाता है। तो भाई साहब 20 और इंटू 5 और डिवाइड बाई 8, ये मेरा 12.12 लाख रुपए यहां पे निकल कर आ जाता है। ये किसका निकाला, अंडर रूल नंबर 89(4) निकाला है। लेकिन गलती मत करना, 89(5) का जब निकालते हैं तो ये वाला इस तरह का अमाउंट निकलने के बाद उसमें से आउटपुट टैक्स आपको और माइनस करना होता है। ध्यान है ना? हाँ सर जी बिल्कुल, मुझे तो अच्छे से ध्यान है। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। तो यहां पर 12,50,000 आपका ये फाइनल आंसर इस प्रकार से निकल कर आ जाता है। आगे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। कैन अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट बी अलाउड एज रिफंड? हाँ अलाउड तो है, लेकिन सिर्फ 2 सिचुएशंस में। जब आउटपुट हम अंडर बॉन्ड या एलयूटी सप्लाई कर रहे हो तो वहां करस्पॉन्डिंग आईटीसी का एक फॉर्मूले के तहत रिफंड मिल जाता है, और दूसरा जो होता है अपना वो ये कि जो ITRS की बात करते हैं वहां पर भी हमें रिफंड दे दिया जाता है। ठीक है सर जी। कैन रिफंड बी विदहेल्ड बाय द डिपार्टमेंट? यस, रिफंड को रोका जा सकता है। अगर आपकी लायबिलिटी खड़ी हुई है या
खड़ी हुई तो एडजस्ट कर देंगे, या आपने रिटर्न वगैरह नहीं की हैं, अभी फाइल नहीं की है, लायबिलिटी उजागर नहीं हुई है पर होगी तो वहां विदहेल्ड कर देंगे, या जो ऑर्डर था वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में जारी था, डिपार्टमेंट अपील फाइल करना चाहता है लेकिन अभी आपको रिफंड दे दिया तो आप उसे लेकर भाग भी सकते हो, तो वैसे वाली सिचुएशन में उसको विदहेल्ड किया जा सकता है। आगे बोलते हैं, how will the person prove that the principle of unjust enrichment do not apply in this case? तो यह सेक्शन का रेफरेंस, मैंने एक रेफरेंस गलत आ रहा था, मैंने ठीक कर दिया है, 54.4। How will the person prove that principle of unjust enrichment do not apply in his case? ऑब्वियसली बात है यार, अगर मामला बनता है, देखो हमें दो प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन देनी होती हैं, एक वो होती है कि रिफंड बनता है और दूसरा ये होता है कि रिफंड हम ही को बनता है। तो वहां पर आकर क्या करना होता है कि अगर 2 लाख से कम का है तो डिक्लेरेशन देनी होती है, और 2 लाख से ऊपर का है तो फिर उसके लिए सीए का सर्टिफिकेट हमें साथ में लगवाना पड़ जाता है। डिस्कस सप्लाई विच हैव बीन नोटिफाइड डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 147 ऑफ सीजी। डीम्ड एक्सपोर्ट के अंदर आपके 100% ईओयू, ईपीसीजी, AAS एटसेट्रा को सप्लाई जो किया जाता है, और एक गोल्ड वाला पॉइंट था, मैंने कहा था ना, एक एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इसे एटसेट्रा कर सकते हैं। सप्लाई ऑफ गोल्ड बाय अ नोटिफाइड बैंक या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, तो ये भी मतलब आपका यही वाले पॉइंट का एक दूसरा सब पार्ट है, बेसिकली अलग से कुछ नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 8, विद रेफरेंस टू सेक्शन नंबर 54.3 ऑफ 54.3 में क्या है सर, बड़ा रेफरेंस आता है, इसमें आईटीसी का रिफंड मिलता है, एक जीरो रेट वाले के संबंध में और एक आपका ITRS, तो इसके 2 सब क्लॉज हैं ऐसे करके, इसलिए बड़ा फेमस सेक्शन है 54.3। मेंशन द केसेस वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC इज अलाउड, वही आपने 2 केस आगे। स्टेट द केसेस वेयर रिफंडेबल अमाउंट शेल बी पेड टू द एप्लीकेंट इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। आईटीसी का पैसा हो, ई कैश लेजर का पैसा हो, वो एप्लीकेंट को ही जाएगा, या बर्डन आपने आगे पास ऑन नहीं किया तो आप ही के पास में पैसा जाएगा। तो ये वो वाली सिचुएशंस हैं जहां पर पैसा डायरेक्टली आप ही को दिया जाता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। वाई लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्विसेज वैल्यूड $1 लाख, ठीक है सर। उसके बाद में सप्लाई ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड on 15th November 2019. Payment for this service was received on 30th December. अच्छा एक सेकेंड, सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट करी थी $1 लाख की, ठीक है। सप्लाई ऑफ सर्विस वाज कंप्लीटेड, सप्लाई यहां कंप्लीट होगी नवंबर में और पेमेंट आया दिसंबर में। तो पहले बताओ ये सप्लाई आपकी एक्सपोर्ट कब मानी जाएगी? सर एक्सपोर्ट होने के लिए उसमें पेमेंट का आना भी अति आवश्यक है, तो ये यहां पर इस पर सप्लाई पर एक्सपोर्ट का ठप्पा लगा दिया जाएगा, हाँ एक्सपोर्ट हो गई। रिफंड क्लेम वाज फाइल्ड बाय वाई लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज फॉर ₹6 लाख ऑन 31 जनवरी 2020 को। यहां एलिजिबल हो गया था यहां पर जब एक्सपोर्ट मामला हो गया था, लेकिन इन्होंने 31 जनवरी को एप्लीकेशन डाल दी। रिफंड क्लेम वाज सैंक्शनड ऑन 30 अप्रैल को रिफंड सैंक्शन हो जाता है। What is the amount of refund while limited will get with law and what is the relevant date for rate of interest as per law? ये क्या क्या पूछ रहा है? वो कह रहा देखो पहली बात तो ये कि relevant date क्या है एप्लीकेशन फाइल करने की, तो वो है आपकी 30 दिसंबर, यहां से 2 साल का पीरियड। दूसरी बात कि यहां पर जो इंटरेस्ट पर्पस के लिए हम काउंटिंग करके चलेंगे, तो इंटरेस्ट आपका यहां से काउंट किया जाता है जिस दिन आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं, आपका ARN आ जाता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाता है। क्लेम सैंक्शन हुआ है आपका 30 अप्रैल को, सैंक्शन दे रखा है, ये नहीं बताया कि एक्चुअल में वो पेमेंट आपके खाते में कब आए, तो सैंक्शन हुआ भाई साहब। अब क्या मान के चलोगे, तो ये यहां से काउंटिंग की जाएगी 60 दिनों की, और टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट सैंक्शन हो गया है ये आकर 30 अप्रैल को, ठीक है। और यहां से मैं 60 दिन काउंट करूंगा तो 31 जनवरी के बाद से, तो 2020 साल चल रहा है, तो 29 दिन तो फरवरी में हो गए भाई साहब, 29 दिन हो गए फरवरी के अंदर, और 60 दिन पूरे करने ना। फरवरी के बाद 31 मार्च, ये हो गया 31 मार्च को 60 दिन पूरे हो जाते हैं। 31 मार्च तक मेरे पास पैसा नहीं आया है क्योंकि सैंक्शन करके दिया है 30/4 को, तो यहां से अब आपका विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, और तब तक लगेगा जब तक कि पैसा मिल नहीं जाता है। अब सैंक्शन को ही मान लीजिए जिस दिन सैंक्शन हुआ उस दिन ही पेमेंट हो गए तो वहां तक का, या पेमेंट आगे हो रहा है तो वहां तक का, तो द डेट
1 अप्रैल से काउंटिंग होगी टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, इस तरह की यहां पर बात कर दी जाती है माय डियर। तो 6% पर एनम का यहां पर ब्याज दिया जाता है, राइट। ओके सर जी, तो इस प्रकार से आपके कुछ क्वेश्चन आंसर यहां पर थे। मालिक मैंने मेरा बेस्ट करके दिया इस चैप्टर के अंदर, जितना आसानी से मैं आपको बता सकता था सारी बातें, उतनी आसानी से मैंने बता के दी हैं, ठीक है। तो